अगर आप रूल ऑफ लॉ लेकर आए पाकिस्तान में तो हर जालिम से इंसाफ हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ लाने की बात करनी चाहिए, इंसाफ की बात करनी चाहिए, एहतसाब की बात करनी चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। जब आप इन चीज़ों की बात करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली इन सारों का एहतसाब हो जाएगा, बजाय इसके कि आप कहेंगे हम बदला लेंगे। तो अच्छी बात यह है कि शफीउल्लाह जान ने इंतकामी कार्रवाइयों के अपने बयान की तरदीद कर दी है, और वो बयान उनका एक रद्द-ए-अमल के तौर पे था। उनका ये कहना है कि जैसे हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो कभी कभी इस तरह का बयान हम रद्द-ए-अमल के तौर पे देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि फौरी तौर पे ना सिर्फ उन्होंने इस बात का इदराक किया कि जो स्टेटमेंट मैंने दिया वो स्टेटमेंट गलत है, और ये उसूल भी गलत है। अगर आज एक बदला ले रहा है, कल दूसरा लेगा, परसों तीसरा लेगा, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो बड़ा आसान रहेगा। ये जर्नैल आपके सरों के ऊपर हमेशा अपने जूते रख के मुसल्लत रहेंगे। कभी एक सियासतदान दूसरे को मारेगा, दूसरा सियासतदान तीसरे को मारेगा, तीसरा फिर पहले को मारेगा, पहला फिर दूसरे को मारेगा, दूसरा फिर तीसरे को मारेगा, और ये इस तरह चलता रहेगा। और जर्नैल अपने जूते लेकर इनके सर के ऊपर सवार रहेंगे कि ये आपस में लड़ते रहे हमेशा और हमारा भला होता रहे, पाकिस्तान पे कंट्रोल हमारा रहे, इनको लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छी बात है, शफीउल्लाह जान साहब ने अपना स्टेटमेंट जो है उसकी तरदीद की है, और वो एक पॉलिटिकल कारकुन है। अभी उनका नया करियर है, सुहेल अफरीदी का भी नया करियर है। उनको ये सीखना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत और हकीकी आज़ादी आ जाती है तो उसका मतलब है कि हर जालिम खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। हाँ, अगर कभी धमकी लगाने को बहुत ही ज्यादा दिल करे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और डिक्टेटर्स को और उनके तर्ज अमल को धमकी लगाएं। आप कहें कि ये लोग फ्रॉड हैं, आप कहें कि इन्होंने मुल्क पे कब्जा किया हुआ, आप कहें कि हम इनसे कब्जा छुड़ाएंगे और इनको कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे, हर डिक्टेटर की कब्र का ट्रायल हम करेंगे, ये आप कहें, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, और अगर कभी ये आप कर पाएं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नाज़रीन, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब का भी प्रॉब्लम मिलता जुलता ही है। एक बड़े अच्छे लिखारी है, एक बड़े अच्छे वालिद भी हैं। वो हसन न्याज़ी से मेरी अक्सर बात होती थी तो वो अपने वालिद को बहुत ऊंची जगह पे हमेशा रेट करता है। मुझे याद है आज भी मालम जब्बा में मैं एक दिन गया फैमिली के साथ, तो वहाँ पे हसन न्याज़ी, वो बहुत जुनूनी नौजवान है, तो इसके हाथ लग गई वो स्कीइंग करने वाला वो सिस्टम होता है, वो जूते शूते होते हैं उनके नीचे, वो प्लेट्स होती हैं, उनके साथ ये स्कीइंग कर रहे होते हैं, वो सारा इक्विपमेंट इसके पास था। तो मैं देख रहा था कि ये कोई 15वीं-16वीं दफ़ा ऊपर से नीचे आ रहा था, बेचारा पैदल चल के ऊपर जाता था, वो इतनी ऊपर, वहाँ से फिर स्कीइंग करता हुआ नीचे आता था। तो मेरे पास अच्छा 1-2 दफ़ा ये गिरा भी बहुत बुरी तरह, तो मैंने इसको जाके पकड़ा, इससे मेरी बातचीत हुई, तो कहता है मेरा तो ख्वाहिश है कि मैं अब्बा को यहाँ पे लेकर आऊँ। तो ये अपने वालिद से बहुत प्यार करता है और बड़ी अच्छी जगह पे रेट करता है कि वालिद ने बड़ी अच्छी तरबियत भी की है। बड़े अच्छे लिखारी भी हैं हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, बड़े अच्छे इंसान भी हैं, बड़े मिलनसार भी हैं। लेकिन एक उनका अजीबो गरीब ही तर्ज अमल है जो मैं हैरान होता हूँ कि एक तरफ वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर बहुत जुल्म किया, वो ये बताते हैं बड़े बारोब अंदाज में, एक सरकारी ऑफिसर ने जो मुलाजिम है उसने इन्हें कहा कि जाओ जहाँ तक भागना भागो, ना कोई अदालत तुम्हारे बेटे का केस सुनेगी, और अगर कोई जज सुनेगा तो वो उसको लटकाएगा, तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, दौड़ लो जहाँ तक दौड़ना है। तो हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब कहते हैं जी मुझे बड़ी तकलीफ हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी उन्होंने लिखा। एक बाप को वाकई तकलीफ होती है जब उसको ये कह दिया जाए अपने बेटे को, चाहे वो बेगुनाह है, बचाने के लिए तुमने जितना भागना है भाग लो, कोई अदालत तुम्हें इंसाफ नहीं देगी, और फिर वैसा ही हो, कई महीने गुजर जाएं, साल गुजर जाएं, वैसा ही हो, तो तकलीफ तो होती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इस निज़ाम से हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब शिकवा करते हैं, इसी निज़ाम के बारे में हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब कहते हैं कि ये जुल्म कर रहा है, जालिमाना निज़ाम है, और इस निज़ाम को जो शख्स कंट्रोल कर रहा है उसकी तारीफ़ें करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने कई मरतबा तारीफ़ें कर दी, हालांकि वो इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है, जो जुल्म को हैंडल कर रहा है, जहां से जुल्म का चश्मा फूटता है, वहां पे आप तारीफ़ें कर रहे हैं, और जो छोटे मोटे मोरे हैं उनके बारे में आप नाम लिए बगैर ये कह देते हैं। देखिए, मैं एक बाप की मजबूरी भी समझता हूँ, मेरी फैमिली इन हालात से गुजरी है, मेरी फैमिली इन हालात से गुजरी है। ये बहुत मुश्किल, बड़े कठिन हालात होते हैं, और बड़ा सब्र चाहिए होता है, बड़ा हौसला चाहिए होता है। अब मैं तो जबरी तौर पे लापता था, मेरा तो पता ही नहीं था कि आना या नहीं आना इसने। मेरे बारे में तो खबरें भी चला दी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी बैठे हुए हैं नाम पर, जिन्होंने कह दिया जी कि इमरान रियाज जो है वो दुनिया में नहीं रहा, मर गया। तो ऐसी ऐसी खबरें भी चला दी गई। तो बड़ी तकलीफ होती है फैमिली को। इनको तो चले पता है कि इनका बेटा कहाँ पे है, जेल में बंद है, किन हालात में है, पहले फौज ने रखा हुआ था, मिलिट्री कोर्ट ने उसको सजा दी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कितनी बड़ी तकलीफ होती है एक बाप के लिए। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि जो लोग इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में तनकीद कर रहे हैं, उनसे लड़ना मुनासिब नहीं है।
जो आप नहीं कह पा रहे ना, जो आपके दिल के अंदर है, जो तकलीफ है आपके दिल के अंदर, वो ये लोग कह पा रहे हैं। तो जो कह पा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के बाहर है, उनको ताने देने से बेहतर है कि उन्हें उनका काम करने दें। मैं जानता हूँ आप भी वही सारा कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रह के, खास तौर पे जब आपका बेटा अपना जेल के अंदर, और जवान बेटा है जिसके ऊपर आपने सारी ज़िंदगी इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी कोशिश की है, और ऐसा लाइक बेटा है आपका, तो कोई बाप जो है, वो कोई बाप भी होगा, वो इसी सूरत में पहुँच जाएगा। लेकिन कम से कम जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दिया जाए। अब नाजरीन, हमारी जो गवर्नेंस के पोल है ना पाकिस्तान के, वो हर दूसरे दिन खुल जाते हैं। गवर्नेंस के मजीद पोल भी खुले हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये 5 दिन हो गए हैं। कोट अद्दू एक पंजाब का इलाका है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं वहाँ बहुत आता जाता रहा हूँ, मेरे दोस्त भी वहाँ पे रहते हैं कोट अद्दू में, और मैं उन्हें मिलने जाता था। बड़े ही शानदार लोग हैं कोट अद्दू के, बड़े डाउन टू अर्थ लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं वहाँ जाता था। बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। तो कोट अद्दू में एक इंसिडेंट होता है, एक शादी के ऊपर जा रहे होते हैं लोग, और एक रिक्शा पूरे का पूरा वो पुल के ऊपर से वो गिर जाता है नहर में। अब ये जो नहर है ना, ये मुजफ्फरगढ़ कैनाल है, ये बड़ी गहरी नहर है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी बहता है, बहुत बहुत बड़ी नहर है, बड़ी गहरी नहर है, और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ से ना जब गाड़ी में खुद ड्राइव करता था, तो मैं देखता था इस नहर के दोनों किनारे पक्के हैं, तो इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। यहाँ मेरे पास वीडियोज़ हैं, मैं देख रहा हूँ कि अपनी मदद आप के तहत ख़वातीन जो हैं वो लोगों को निकाल रही हैं, रेस्क्यू कर रही हैं। ये मैंने खुद देखी वीडियोज़, मैंने खुद तस्वीर देखी है। और एक रिक्शा जो गिरा है उसके अंदर 3 औरतें थी, 20 मासूम बच्चे थे और 3 मर्द थे। अब वहाँ पे जो नहर है उसके गिर्द कोई हिफाजती बंदोबस्त ही नहीं है, पूरा रिक्शा ही अंदर गिर गया। अच्छा चले, रिक्शा गिर गया तो रेस्क्यू आ जाना चाहिए था, फौरी तौर पे नहर का पानी पीछे से बंद हो जाना चाहिए था। नहर का पानी बंद हो जाता तो कम से कम जो लाशें ढूंढना है वो आसानी होती, लोग जिंदा भी बच सकते थे। कुछ लोगों को जिंदा निकाल लिया गया, और तमाम लोगों को जिनको जिंदा निकाला गया वो मकामी अफराद ने निकाला। रेस्क्यू वाले जो है वो काफ़ी ताखीर के साथ पहुंचे, 6-7 लोग उनके आए, एक कश्ती वो साथ लेकर आए, लेकिन एक भी लाश रेस्क्यू वालों ने नहीं निकाली। जो लोग वहां पे काम कर रहे थे उन्होंने 12 लाशें निकाली हैं, जो मकामी लोग हैं उन्होंने खुद निकाली अपनी मदद आपके तहत, बच्चों की लाशें 12 लाशें निकली हैं। 3 लाशों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, लाशें मिल ही नहीं रही। एक लाश जो है वो जाए वो कुआं से लगभग कोई 25 किलोमीटर दूर जाके एक हेड से मिली है, और एक लाश जो है वो बहती बहती जो है वो राब्ता नहरों में चली गई, और वहां से होती हुई वो खेतों में चली गई, खेतों से जाके मिली है। तो अजीबोगरीब सूरत है, ये गवर्नेंस की हालत है पंजाब में। कोई भी बड़ा डिजास्टर जब भी होता है ना, तो ये एक्सपोज हो जाते हैं। रूटीन के छोटे मोटे मामलात में ब्यूटिफिकेशन प्लान्स ये बनाते रहते हैं, यानी एक बाजार है, वहाँ पे ताजरों से पैसा लेके, ताजरों का ही पैसा लगा के, तो उसकी अच्छी सी डेकोरेशन करके, वहाँ फूल बूटे लगा के, और थोड़ा सा उसको सजा के, चौक शौक लगा के उसकी तस्वीरें बना लेते हैं, और वो तस्वीरें बना के जो है उनको जारी कर देते हैं। तो वो कहते हैं जी ब्यूटिफिकेशन हो गई है। तो इसको गवर्नेंस नहीं कहते। आपकी गवर्नेंस का पता चलता है जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई मुसीबत आती है।